नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। क्लास स्टार्ट हो गई है और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जीएस और जीके की। प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें वो सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके डिफरेंट एग्जाम में, खासकर आपके एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी में जो आए हुए पेपर क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो हम हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फायदा होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो थ्योरी आप घर पर स्टडी कर रहे हैं, किसी भी किताब से, किसी भी नोट से आप पढ़ाई कर रहे हो जीएस की, उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि थ्योरी पढ़ने के बाद क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कौन सी वो चीजें हैं जो आप भूल रहे हैं। पर इस बात का अंदाजा, इस बात का पता आपको कैसे लगेगा? तो इस बात का पता आपको तभी लगेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या कह रहा है? वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा जब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। क्या ऐसा आर्टिकल 63 में बोला गया है? तो गलत बात है, ये नहीं बोला है। बी, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या ये बात आर्टिकल 63 में बोली गई है? तो जी हां, बिल्कुल बोली गई है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 63 है वो यह बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्लियर? तो आंसर तो ये हो गया। सी में क्या कह रहा है? द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। संसद की संयुक्त बैठक से चुना जाता है उपराष्ट्रपति। तो ये भी गलत बात है, उपराष्ट्रपति का अलग चुनाव होता है। डी, वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स अ टर्म ऑफ 7 ईयर। क्या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता है? तो ये भी गलत बात है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्त? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। आर्टिकल 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहां समझ लीजिए थोड़ा सा, जो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है ना, जो उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है, ये हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका से कॉपी किया गया है ये। ठीक है, तो भारत में जो उपराष्ट्रपति की अवधारणा है वो कहां से ली गई है? वो अमेरिका से ली गई है। तो ये आपको याद रखना है, अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, इससे संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 63 से लेकर 73 तक, 63 से 73 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। और भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो केंद्रीय कार्यपालिका का सदस्य होता है। भारत का उपराष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होता है। केंद्रीय कार्यपालिका जो कि भाग 5 में है संविधान के, उसका हिस्सा होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के अलावा केंद्रीय कार्यपालिका में कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। यहां देखिए, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका जो कानून को लागू करने का काम करते हैं भारत में, केंद्रीय कार्यपालिका किन किन से मिलकर बनी होती है? तो पहला है राष्ट्रपति, पहला है राष्ट्रपति,
हर प्रकार के कार्यकारी निर्णय इन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। दूसरा है उपराष्ट्रपति, दूसरा क्या है, उपराष्ट्रपति है। और तीसरा है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, और इसका हेड होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, ये भी इसी में आएगा। और चौथा है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। ये सब जो है केंद्रीय कार्यपालिका के ही अंग हैं और ये केंद्रीय कार्यपालिका में अहम योगदान है इनका। यहां देखेंगे आप तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं 52 से 62, उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं 63 से 73, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं 74, 75, 77, 78, और महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद हैं 76। तो ये आपके केंद्रीय कार्यपालिका के अंग होते हैं और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट 63 में कहा गया है। आगे बात करें, किस आर्टिकल के तहत वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। हमें पता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो उसी दिन से राज्यसभा का सभापति भी कहलाता है, राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 63, 64, 65, 66, बता दो भैया कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है। तो 63 में हमने पिछला क्वेश्चन देखा, 63 में ये बोला गया कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 63 में बोला गया। और जो उपराष्ट्रपति होगा, 63 में क्या बोला, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा, ऐसा बोला जा रहा है आर्टिकल 64 में। तो आर्टिकल 64 में क्या बोला जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति कहलाएगा, ऐसा आर्टिकल 64 बोल रहा है। तो वही सवाल पूछा गया है आपसे कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आर्टिकल 64 याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो ध्यान रखेंगे जो भारत का उपराष्ट्रपति है, क्या हुआ, एक सेकंड, जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसका जो चुनाव होता है उसमें वोट कौन कौन देता है, उसका जो चुनाव होता है उसमें वोट कौन कौन देता है। तो ध्यान रखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। तो यानी कि पार्लियामेंट के सभी सदस्य, पार्लियामेंट के सभी सदस्य जो है वोट देने का काम करते हैं, किसमें, भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट देने का काम करते हैं। याद रहेगा आपको, ठीक है, हाँ ठीक। तो यहां पे हो जाएगा आपका ये, तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय अनुपातिक जो प्रणाली है उसके माध्यम से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है, ये दोनों वोट देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से डिफरेंट है ये, राष्ट्रपति के चुनाव में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा और लोकसभा के ओनली इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं।
और साथ साथ विधायक वोट देते हैं राज्यों की विधानसभाओं के। लेकिन उपराष्ट्रपति के में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित नहीं बल्कि सभी लोग वोट देते हैं, नॉमिनेटेड भी। यानी कि राज्यसभा में 233 लोगों का चुनाव होता है, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो राज्यसभा के ये 233 लोग वोट देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के में ये सभी वोट देते हैं। और लोकसभा में तो कोई मनोनीत होता ही नहीं है। लोकसभा में तो 543 सीट है वर्तमान में, सभी का चुनाव ही होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए वोट कौन देता है? भारत के उपराष्ट्रपति के लिए वोट लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य देते हैं, सभी सदस्य। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, बता दो भाई। तो हमें पता है भारत के उपराष्ट्रपति जो 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति होगा, 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का चेयरमैन होगा यही उपराष्ट्रपति। तो उसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल कितना होता है भारत में उपराष्ट्रपति का? 5 साल का कार्यकाल होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये जो उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है अभी मैंने बताया, ये हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका से हमने कॉपी किया है। ठीक है, चलो। While acting as a president, which allowance does the vice president receive? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर राष्ट्रपति वाला काम करता है। तो जितने समय के लिए वो राष्ट्रपति बनकर काम करेगा उतने समय तक उसको सैलरी, वेतन कौन सा दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति वाला या राष्ट्रपति वाला? बताओ भाई। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसकी जगह जाके काम करता है तो उपराष्ट्रपति को उस समय वेतन कौन सा मिलेगा? उपराष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा या राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा? तो ध्यान देंगे, प्रेसिडेंट सैलरी एंड अलाउंसेस, राष्ट्रपति की ही तनख्वाह और सुविधाएं दी जाएंगी। उसको राष्ट्रपति की ही सैलरी दी जाएगी और राष्ट्रपति की ही जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी जब तक वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब यहां देखिए, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में तुरंत चुनाव कराना तो पॉसिबल नहीं होता, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो राष्ट्रपति की जगह काम करने कौन चला जाएगा? उपराष्ट्रपति काम करने चला जाएगा। कौन जाएगा? उपराष्ट्रपति काम करने चला जाएगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है, वो थाईलैंड चले गए घूमने के लिए, तो उपराष्ट्रपति की जगह फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चले जाएंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की जगह काम करने चले जाएंगे। अगर मान लो सीजेआई भी नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज। अब सुप्रीम कोर्ट का सभी जज तो छुट्टी मनाने नहीं चले जाएंगे, 34 जज हैं टोटल सीजीआई को मिलाकर, तो उसमें से कोई ना कोई तो रहेगा, तो वो तब तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, याद रहेगा ये। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्राथमिकता उपराष्ट्रपति को दी जाएगी अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो, लेकिन जब उपराष्ट्रपति ही एब्सेंट है फिर क्या किया जाए? सीजीआई को भेजा जाएगा और या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को भेजा जाएगा। ठीक है, आगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉइंटेड, गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमें पता है राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के द्वारा करते हैं? किस आर्टिकल के द्वारा करते हैं? तो आर्टिकल 155 के द्वारा। आर्टिकल 155 में कहा गया है कि राज्य के अंदर जो गवर्नर है, राज्य के अंदर जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल, राज्य के अंदर जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा।
नियुक्ति द्वारा, इसके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। अब ये जो गवर्नर हैं, ये उस राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। गवर्नर राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, वैसे ही गवर्नर राज्यपाल उस राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं। गवर्नर का कोई चुनाव नहीं होता, इन्हें अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर अगर अपने पद से रेजिग्नेशन देना चाहें, इस्तीफा देना चाहें, तो इस्तीफा बिल्कुल दे सकते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर को शपथ कौन दिलाता? तो शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाने का काम करते हैं। याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे। Which constitutional amendment allow the same person to be appointed as the governor of 2 or more state? वो भारतीय संविधान का वो कौन सा संशोधन है जो यह अलाउ करता है कि एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी गवर्नर बनाया जा सकता है? 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न। तो देखो भाई, ऐसा भारतीय संविधान का 7वां संशोधन कहता है। जो 7वां संशोधन है, 7वां संशोधन, ये जल्दी हो गया था 1956 में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हो गया था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया, इस संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि एक व्यक्ति एक ही समय पर 2 या ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये याद रखना है आपको बहुत अच्छे से। तो आंसर हो जाएगा 7th अमेंडमेंट, और ये कब हुआ? 1956 में हुआ। ठीक है, चलो। Who administered the oath of office of the governor? तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? बता दो जल्दी फटाफट। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? तो भैया एक ही हैं, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाने का काम करेंगे। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे। यहां क्वेश्चन टिक कर लेना आप। ये है आपका चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। सी आंसर हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर? गवर्नर राज्यपाल के पद के लिए अहर्ता क्या नहीं है? अब आपको पता है राज्यपाल बनने के लिए योग्यता होती है, 35 साल उम्र होती है, नागरिक होना चाहिए भारत का, किसी लाभ के पद पर काम नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमें पता है कि कौन सी योग्यताएं होती हैं। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं है, निम्न में से कौन सी योग्यता नहीं है? तो पहला देखो, हमें नहीं बताना है, ध्यान रखना कौन सी योग्यता नहीं है। तो पहला पढ़ो, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो होनी चाहिए। हमसे पूछा है कौन सी नहीं है। मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 साल की एज, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, ये भी होती है क्वालिफिकेशन। मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, राज्य का निवासी होना चाहिए, जिस राज्य में उसको बनाया जा रहा है राज्य का निवासी होना चाहिए। यानी कि मान लो मैं मध्य प्रदेश का सोचो रहने वाला हूं समझो, और मुझे मध्य प्रदेश का ही राज्यपाल बना दिया जाए,
तो इसका मतलब हम पूरे पहले बात कर चुके हैं पिछली क्लासेस में कि जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है वहां ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति उसी राज्य का रहने वाला ना हो। समझ रहे हैं? तो जिस राज्य का व्यक्ति रहने वाला है उसी राज्य का राज्यपाल उसे कभी नहीं बनाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नर बनने के लिए उसी राज्य का नागरिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है, राज्य का नागरिक नहीं होना जरूरी है। तो ये आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कौन सी योग्यता नहीं है, तो ये सी कोई योग्यता नहीं है गवर्नर बनने के लिए। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द गवर्नर एक्ट एट हिज डिस्क्रिशन? निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यपाल अपने विवेक पर कार्य करता है? मतलब स्वयं की सूझबूझ का इस्तेमाल करके स्वयं की अंतरात्मा की आवाज सुनकर वो काम करता है। किस मामले में? वैसे तो आपको पता है कि गवर्नर हमेशा राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। जैसे केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं, ठीक वैसे ही राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य के राज्यपाल काम करते हैं। लेकिन यहां प्रश्न में बोला जा रहा है कि वो कौन सा ऐसा काम है जो अपने विवेक के अनुसार करता है। वो सलाह लेगा नहीं, अपने विवेक के अनुसार करेगा वो। तो ए, रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को रिजर्व करके रख लेगा, ऐसा नहीं है। बी, स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देगा। सी, रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, राज्य में राष्ट्रपति शासन को अनाउंस करना। तो अब पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल अपने विवेक पर कार्य कर सकता है? अपने विवेक पर कार्य कर सकता है। तो भैया जब किसी भी, देखो, राष्ट्रपति की सहमति के लिए बिल को रिजर्व करके रखता है, सही। किसी भी पार्टी को विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, उसके बावजूद भी गवर्नर लार्जेस्ट पार्टी को, जो सबसे ज्यादा सीट लेकर आई है, उसके पार्टी की तरफ से जो बहुमत दल का नेता होगा, विधायक दल का नेता होगा, उसे मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन उनसे मेजॉरिटी प्रूफ करने का टाइम दिया जाएगा उसको कि आप बहुमत सिद्ध करके दिखाओ, अदरवाइज आपकी सरकार गिर जाएगी। तो गवर्नर अपॉइंट तो कर देते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन बाद में उनको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं मुख्यमंत्री, जो लार्जेस्ट पार्टी है उसका। तो ये भी सही है। और रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, तो ये भी सही है। मतलब डी, ऑल ऑफ द एबव। डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए, ध्यान रखेंगे आप। देखो, आपके लिए जरूरी बात है, आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए हमेशा। क्योंकि डेली रात 8 बजे, डेली रात 8 बजे हम जीएस और जीके की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये आपकी सोमवार से शनिवार, लगातार शनिवार प्रतिदिन होती है। ठीक है, प्रतिदिन क्लास होती है ये। इसके अलावा रविवार को रात 8 बजे साप्ताहिक करंट अफेयर होता है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको यहां डिस्कस किए जाते हैं। तो जीएस और जीके की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए विश्वास कीजिए, अगर एक बार जुड़ जाएंगे और रेगुलर क्लासेस देखेंगे तो फर्क, अंतर, इंप्रूवमेंट अपने आप में आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो डिटेल में सारी चीजें यहां बताई जाती हैं।
हाँ, आपको ये भी लग सकता है कि आधा घंटे की क्लास में तो कम क्वेश्चन कराते हैं। तो कम क्वेश्चन कराने का रीजन ये है कि आपको क्वेश्चंस की फीलिंग भी आ जाए क्लास में कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस उसके साथ आपको और भी चीजें सीखने को मिल जाए। तो दोनों चीजें एक ही क्लास में आपके लिए लाई जा रही हैं, इसलिए क्वेश्चंस कम रखे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? नहीं तो फटाफट मैं क्वेश्चन कराऊं आपको, मान लो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, तो भैया वो तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप उठा लेंगे, वो भी आपके सामने है। फिर उन क्वेश्चंस के लिए यूट्यूब देखना और नेट खर्च करना अपने मोबाइल का, वो बेकार है फिर तो। यहाँ यूट्यूब पर अगर आप समय दे रहे हैं तो आपको कुछ सीखने को मिले, उसकी व्याख्या मिले, उसका डिस्कशन मिले। ठीक है, तो मेरी बात से अगर सहमत हैं तो क्लास में कमेंट करके हमें जरूर बताइए अपना फीडबैक, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।